और दोस्तों स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, बिहार पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट और उत्तराखंड लेक्चरर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों इस सेशन में हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों सेशन शुरू करने के पहले मैं एक महत्वपूर्ण सूचना में दे दूं आप लोगों से कि जो लोग भी झारखंड पीजीटी का फॉर्म भरे हैं और आप एग्जाम देने वाले हैं, तो अब कल सुबह 10 बजे से दोस्तों मैं आपके साथ लाइव रहूंगा लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे। देखिए दोस्तों, मैं अपने तरफ से हर संभव प्रयास कर रहा हूं। जरूरत पड़ी तो मैं एक दिन में एक से ज्यादा भी क्लास ले लूंगा, ठीक है, लेकिन जितना मैं करवा रहा हूं दोस्तों उतना ठीक तरीके से और ईमानदारी से दोस्तों पढ़ते रहिए। आपके एग्जामिनेशन हॉल में दोस्तों बहुत ही मदद करेगा, इतना मदद करेगा कि आप सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो जो लोग भी झारखंड से जुड़े हैं दोस्तों, कल से हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं सुबह 10 बजे से। वहां पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, वहां पे हम लोग झारखंड स्पेशल पढ़ेंगे, वहां पे दोस्तों हम लोग करंट को पढ़ने वाले हैं और वहां पे दोस्तों हम लोग टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपने प्रैक्टिस करने वाले हैं। मतलब अब कम समय में जितना बेहतर ढंग से हो सकता है आपको तैयार करने का प्रयास किया जाएगा। वहां पे कल से लेकर के जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक निरंतर आप मुझे 10 बजे लाइव ज्वाइन करिए। अगर जो जरूरत पड़ी तो एक से ज्यादा क्लास भी मैं लूंगा। तो जो दोस्तों जो लोग भी एडमिशन लिए हैं उनके लिए ठीक है, कल 10 बजे ज्वाइन करिएगा। और जो लोग भी एडमिशन नहीं लिए हैं वो एडमिशन लेकर के दोस्तों जिस रणनीति के तहत मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ उन सारी चीजों को देखा करिए दोस्तों। आप बहुत कम समय में बेहतर ढंग से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो अगर जो अभी तक आपने एडमिशन नहीं लिया है दोस्तों, तो सिंपली झारखंड पीजीटी के लिए दोस्तों आपको वहां पे कंप्लीट कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, कंप्लीट आपको वहां पे नोट्स दिया जा रहा है, आपको टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, करंट, झारखंड स्पेशल और स्पेशल सेशन भी लेके आ रहे हैं। 2500 प्रश्नों की श्रृंखला जो बिल्कुल हूबहू होने वाली है जैसे आपके पेपर में पूछा जाता है। तो अगर जो आपने एडमिशन नहीं लिया है तो एडमिशन जल्दी से ले लीजिए, कल ज्वाइन करिए। गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आपको अपनी फीस जमा करनी होगी इस नंबर पे 9415 863 873 पे। ये नीचे नंबर सेम आ रहा है, इस नंबर पे आप फीस पेमेंट करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। आपको लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ कोर्स मिल जाएगा और अभी भी आपके पास इतना समय है कि ईमानदारी से पढ़ेंगे तो सारी चीजें आपकी कवर हो जाने वाली है। कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों यूपी टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, उत्तराखंड लेक्चरर, एलटी ग्रेड, बिहार पीजीटी, यूजीसी नेट के अलग अलग क्लासेस चल रही हैं। अलग अलग क्लासेस में आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, कंप्लीट आपको नोट्स दिए जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, करंट, सारी चीजें प्रोवाइड कराई जा रही हैं। वैलिडिटी ऑफ कोर्स आपको लाइफ टाइम मिलती है, मींस एक बार एडमिशन लेते हैं तो आप तब तक हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं होता है। तो दोस्तों एडमिशन ओपन है। मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, मध्य प्रदेश भवन की परीक्षा, साथ ही साथ दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट की फीस 2500 रुपए है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, उत्तराखंड लेक्चरर, बिहार पीजीटी और अन्य परीक्षाओं की फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। तो आपको अपनी फीस इस नंबर पे पेमेंट करना होगा, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से। उसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट ही वहां से कोर्स को परचेज कर सकते हैं। कोई भी इंक्वायरी होगा तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करिए या मुझे व्हाट्सएप मैसेज करिए। तो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव कर रहे हैं अपने सेशन के तरफ और आज के इस सेशन का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा कि प्रेरित विनियोग बढ़ता है। प्रेरित विनियोग कब बढ़ता है भैया? बिल्कुल ठीक है, सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई? प्रेरित विनियोग की बात कौन करता है? विनियोग बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है दोस्तों स्वायत्त विनियोग, ठीक है, स्वायत्त विनियोग, और दूसरा होता है आपका प्रेरित विनियोग, ठीक है। तो प्रेरित विनियोग में क्या होता है कि जब आप
उत्पादन का स्तर बढ़ाते चले जाते हैं। तो जब आपके उत्पादन में वृद्धि होता है, जब आपके उत्पादन में क्या होता है, वृद्धि होता है, तो उससे आपकी आय में भी वृद्धि देखने को मिलता है। और जब आपकी आय में वृद्धि देखने को मिलता है तो आप निवेश को और बढ़ाते चले जाते हैं और लाभ कमाने की चेष्टा करते हैं। तो जब आपके प्रेरित विनिवेश से आशय ये है कि जब आप उत्पादन में वृद्धि कर रहे हैं और आपको उससे लाभ मिल रहा है, अर्थात आपकी आय बढ़ रही है, तो आय में वृद्धि के कारण आप और निवेश को बढ़ाते हैं और लाभ प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। यही प्रेरित विनियोग है दोस्तों। और प्रेरित विनियोग जो होता है दोस्तों, क्या उत्तर आ रहा है, क्या उत्तर आ रहा है? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं कि आय में वृद्धि के साथ बढ़ता है। तो जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती है वैसे वैसे आप क्या करते हैं, थोड़े से और आप सोचते हैं कि थोड़ा और लाभ कमा लिया जाए, और लाभ कमा लिया जाए, और इस चक्कर में प्रेरित होकर के आप अपने विनियोग को बढ़ाते हैं। और स्वायत्त विनियोग में क्या होता है कि आपको लाभ हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है, आपको इतना विनियोग करना ही पड़ेगा। अगला प्रश्न, केन्स के अनुसार तरलता जाल की दशा में मुद्रा पूर्ति में हुई कोई भी वृद्धि क्या करेगा भाई? तरलता जाल की बात हो रही है केन्स साहब की, बिल्कुल ठीक है, केन्स साहब के तरलता जाल की बात हो रही है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो केन्स साहब क्या बोलते हैं कि मुद्रा की पूर्ति में अगर जो वृद्धि होती है तो एक सीमा तक ब्याज की दर गिर सकती है, लेकिन एक सीमा के बाद ब्याज की दर और नीचे नहीं गिरेगी, और अर्थात ब्याज की दर ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि रोजगार, निवेश तथा ब्याज दर को प्रभावित नहीं करेगा। तो केन्स के अनुसार तरलता जाल की दशा में मुद्रा पूर्ति में हुई कोई भी वृद्धि रोजगार, निवेश तथा ब्याज दर को प्रभावित नहीं करने वाला है। आगे मूव करेंगे। निम्न में से कौन सी मान्यता क्लासिकल अर्थशास्त्र में निहित नहीं है? क्लासिकल अर्थशास्त्र में कौन सी मान्यता निहित नहीं है, कमेंट करके बताइए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर, सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए सभी लोग बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और कोई? हाँ, कुछ लोग सी भी बोल रहे हैं, ठीक है। और कोई? बिल्कुल ठीक है। तो जितने भी लोग क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं कि क्लासिकल, निम्न में से कौन सी मान्यता क्लासिकल अर्थशास्त्र में निहित नहीं है? तो क्लासिकल अर्थशास्त्र में दोस्तों मुद्रा की तटस्थता की बात नहीं की गई है। ये क्या कहे हैं? ये कहें कि अर्थव्यवस्था जो है वो बंद अर्थव्यवस्था है, मतलब अर्थव्यवस्था में कोई निर्यात आयात नहीं हो रहा है, अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति विद्यमान है, पूर्ण रोजगार है, और जो कीमतें हैं वो लोचशील हैं, मतलब कीमतें परिवर्तनशील हैं। तो उन्होंने मुद्रा को तटस्थ नहीं माना है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है। अगला प्रश्न, कि पूंजी गहनता से तात्पर्य है? पूंजी गहनता से क्या तात्पर्य है भाई? चलिए बताइए, पूंजी गहनता से क्या तात्पर्य है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? पूंजी गहनता से तात्पर्य है ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ठीक है। क्या बोल रहे हैं सर? सी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं। और कोई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, पूंजी गहनता में क्या होता है ना दोस्तों कि हम तकनीकी पे ज्यादा खर्च करते हैं, मतलब टेक्नोलॉजी बड़ी लगाते हैं, और जब बड़ी टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी तो इस पे जो खर्च होंगे तो क्या होंगे? ज्यादा होंगे। और जब बड़ी टेक्नोलॉजी लगा दी जाएगी तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? श्रम की जरूरत कम पड़ेगी। तो अगर जो कम श्रम लगाए जाए, श्रम की संख्या कम हो जाएगी, और टेक्नोलॉजी की का अस्तित्व जो होगा, अर्थात टेक्नोलॉजी से बहुत सारा हम उत्पादन कर पा रहे हैं और उस अपेक्षा में श्रमिकों की संख्या कम है, तो इसे ही हम क्या बोलेंगे? पूंजी गहनता बोलेंगे। तो प्रति श्रमिक पूंजी की मात्रा में क्या होता है? वृद्धि होता है। जैसे देखते हैं कि एक कोई श्रमिक है, वो लाखों करोड़ों रुपए की मशीन पे अकेला काम कर रहा है, और वो लाखों करोड़ों रुपए
उस मशीन के द्वारा वो उत्पादित कर पा रहा है लाखों करोड़ों की वस्तुओं को। तो ऐसी स्थिति में श्रमिक तो एक ही है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी लगाई गई है वो लाखों करोड़ों रुपए की है, और एक ही श्रमिक के द्वारा इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके क्या किया जा रहा है, बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जा रहा है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा सापेक्ष आय परिकल्पना के अनुरूप सापेक्ष आय को परिभाषित करती है? चलिए, सापेक्ष आय परिकल्पना किसने दिया था भाई? चलिए कमेंट करके बताइए। सापेक्ष आय परिकल्पना बिल्कुल सही है। सापेक्ष आय परिकल्पना कौन बात करता है? ड्यूसेनबरी साहब याद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? ड्यूसेनबरी साहब याद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? ड्यूसेनबरी साहब क्या बोलते हैं अपने प्रदर्शन प्रभाव में कि देखिए भैया, एक गरीब व्यक्ति अमीर व्यक्ति की लाइफस्टाइल को फॉलो करने का प्रयास करता है, और इस चक्कर में जो गरीब व्यक्ति होता है उसकी उपभोग क्या होती है, काफी बढ़ जाती है, और उपभोग पे भी बहुत बड़ी मात्रा में वो करता है, तो बचत उसका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बचत कम हो जाता है तो वो निवेश भी कम करता है, निवेश कम करता है तो उत्पादन कम करता है, उत्पादन कम करता है तो उसे आय कम मिलता है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या उत्तर आ रहा है भाई, क्या उत्तर आ रहा है? तो जितने लोग भी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है कि वर्तमान आय वो पिछली अवधियों में प्राप्त आयों में से सर्वाधिक आय से अनुपात। तो ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। आप ड्यूसेनबरी साहब की सापेक्ष आय परिकल्पना को पढ़ेंगे तो आप इस बात को ठीक तरीके से समझ पाएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा सापेक्ष आय परिकल्पना के अनुरूप सापेक्ष आय को परिभाषित करती है? तो वर्तमान आय व पिछली अवधियों में प्राप्त आयों में से सर्वाधिक आय के अनुपात को। ठीक है, अगला प्रश्न, और एक बार फिर बता दे रहा हूं कि कल झारखंड पीजीटी 10 बजे से सभी लोग लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे क्लास को ज्वाइन करिए। झारखंड पीजीटी का आप स्पेशल क्लासेस वहां पे होगा दोस्तों, जो बिल्कुल आपकी एग्जाम ओरिएंटेड होगा और जहां से डायरेक्ट प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो जो लोग भी एडमिशन लिए हैं वो ठीक है, जो लोग नहीं लिए हैं वो एडमिशन ले लीजिएगा। कोई भी इंक्वायरी होगा तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई कि केन्सियन रोजगार तथा आय सिद्धांत किस प्रकार की बेरोजगारी का विश्लेषण करते हैं? तो ये तो बहुत आसान सी बात है, ये सबको पता होगा। केन्स साहब किसको अच्छा नहीं मानते थे? वो अनैच्छिक बेरोजगारी को अच्छा नहीं मानते थे। और अनैच्छिक बेरोजगारी होता क्या है? अनैच्छिक बेरोजगारी का मतलब ये है कि प्रचलित मजदूरी दर पे हम कार्य करने के लिए क्या है, इच्छुक है, लेकिन फिर भी हमको कार्य नहीं मिल रहा है, तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी होगी वो अनैच्छिक बेरोजगारी होगी। ठीक है, अर्थात मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि आप टीचिंग करें, आप बच्चों को पढ़ाएं, ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि सरकार की जो सैलरी है उस आधार पे हम क्या करें, टीचिंग करें, लेकिन फिर भी आपको क्या मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है। तो इट मीन्स कि क्या है कि आप अपनी इच्छा से बेरोजगार नहीं है, ये आप अपनी इच्छा से बेरोजगार नहीं है, तो इस प्रकार की बेरोजगारी को अनैच्छिक बेरोजगारी कहा जाता है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कि निवेश गुणक व्यक्त करता है। निवेश गुणक की बात कौन करता है भैया? गुणक की बात किया जाए, चलिए बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। निवेश गुणक क्या क्या याद आना चाहिए आपको? गुणक की अवधारणा, गुणक की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था? रोजगार गुणक के रूप में, रोजगार गुणक के रूप में सर्वप्रथम किसने दिया था? ये दिया था दोस्तों आरिफ काहन साहब ने। ठीक है, और इसको बाद में चल करके विकसित किया किसने? निवेश गुणक के रूप में। किसने? निवेश गुणक के रूप में किसने, गुणक के रूप में किसने विकसित किया? किन्स साहब ने। गुणक होता क्या है कि जब हम अर्थव्यवस्था में निवेश की मात्रा में वृद्धि करते हैं तो राष्ट्रीय आय में निवेश के कई गुना क्या होती है, वृद्धि होती है। उसे ही हम क्या बोलते हैं, गुणक बोलते हैं। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं सर, बिल्कुल ठीक है। निवेश गुणक व्यक्त करता है कि आय में वृद्धि का निवेश वृद्धि से अनुपात। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है।
सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोगों से निवेदन है कि लाइक और शेयर किया करिए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि डान पेटिनिकन ने अनुपातिकता नियम को निम्न में से किस प्रभाव के सहारे सिद्ध किया। चलिए बताइए, इस प्रश्न का उत्तर करिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए और क्लास को पूरी देखिए, तभी मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा। ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं सर? डी बोल रहे हैं। वास्तविक शेष प्रभाव एब्सोल्युटली 100% ठीक है। बहुत बार बताया हूं, आप मुझे बताइए कमेंट करके कि वास्तविक शेष प्रभाव होता क्या है। बहुत बार बताया हूं कि नहीं बताया हूं? बताया हूं तो आप भी बताइए। आप भी टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको भी बताना पड़ेगा कि वास्तविक शेष प्रभाव क्या होता है। जरूर कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न ये रहा कि केन्स 4 प्रकार के बाजारों का विश्लेषण करता है किंतु एक प्रकार के बाजार की कार्यप्रणाली की व्याख्या वो नहीं करते हैं। वह बाजार कौन सा है? बढ़िया सा प्रश्न है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक की संख्या इतनी कम क्यों है भाई? लाइक और शेयर की संख्या 50% भी नहीं है। जितने लोग लाइव क्लास देख रहे हैं सभी लोगों से निवेदन है कि लाइक किया करिए, शेयर किया करिए। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं बहुत सारे लोग। कुछ महानुभाव बी बोल रहे हैं, कुछ सी भी बोल रहे हैं। और कोई भाई? बिल्कुल ठीक, कुछ बी, कुछ बी, कुछ सी। बहुत सारी विविधता देखने को मिल रही है, बहुत सारी विविधता देखने को मिल रही है। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा श्रम बाजार का। ठीक है, क्योंकि ये देखिए बाजारों के संदर्भ में बात हो रही है। तो केन्स 4 प्रकार के बाजारों का विश्लेषण करता है किंतु एक प्रकार के बाजार की कार्यप्रणाली की व्याख्या नहीं करता है। तो श्रम बाजार के कार्य प्रणाली की ये व्याख्या नहीं करते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं दोस्तों, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है कि ये श्रम बाजार के कार्य प्रणाली की व्याख्या नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विकास की प्रक्रिया में परियोजनाओं के चयन में काल श्रेणी कसौटी का प्रतिपादन किया था। काल श्रेणी कसौटी का प्रतिपादन किस अर्थशास्त्री के द्वारा किया गया था? चलिए, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दोस्तों लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। जिसने भी मेहनत किया यार सफलता मिली है उसको, तो आप भी मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी। अगर जो अधूरा प्रयास करेंगे तो अधूरा रिजल्ट मिलेगा, पूरा प्रयास करेंगे तो पूरा रिजल्ट मिलेगा, है ना? तो बिल्कुल लग जाइए यार, जिंदगी में यही सबसे जरूरी है ना? एक बार नौकरी मिल जाएगी फिर अपने अनुसार अपने लाइफ को आप क्या कर सकते हैं दोस्तों? क्रियान्वित कर सकते हैं, अपने अनुसार आप जी सकते हैं। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ये बोल रहे हैं बहुत सारे लोग। और कोई एक के अलावा, एक के अलावा, एक के अलावा, एक के अलावा सभी लोग ये बोल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो विकास की प्रक्रिया में परियोजनाओं के चयन में काल श्रेणी कसौटी का प्रतिपादन किया गया। तो वो ए.के. सेन के द्वारा किया गया। और सेन साहब ने क्या कहा था दोस्तों कि अगर जो हमें अधिशेष प्राप्त करना है तो एट ए टाइम हमें देखना होगा कि हमको पूंजी बाहुल्य स्थिति को चुनना है या श्रम बाहुल्य स्थिति को चुनना है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि न्यून आय वाले ऐसे राष्ट्र जो विकास कर पाने में असमर्थ हैं उनकी आर्थिक दशा को आभास स्थैतिक साम्य के रूप में व्याख्यात किया। आभास स्थैतिक साम्य के रूप में किसने व्याख्यात किया? कमेंट करके बताइए। चलिए बिल्कुल ठीक है। और जो लोग भी झारखंड से जुड़े हैं कल 10 बजे से आप जरूर एप्लीकेशन पे जुड़िएगा दोस्तों, ठीक है? ये मतलब एग्जाम से एक दिन पहले तक अब हम लोग दोस्तों बहुत ही स्मार्टली तरीके से वहां पे केवल और केवल एग्जाम ओरिएंटेड चीजों को पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो जरूरत पड़ी तो मैं एक दिन में एक से ज्यादा भी क्लास ले सकता हूँ, लेकिन दोस्तों बस आप पढ़िए। मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, आप भी प्रयास करने के लिए तैयार रहिए, तभी जाके अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। क्या उत्तर आ रहा है भाई? क्या उत्तर आ रहा है? बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर ठीक,
सी बोल रहे हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग सी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं। और कोई सी के अलावा? तो दोस्तों न्यूनतम क्रांतिक प्रयास सिद्धांत पढ़ा है, तो न्यूनतम क्रांतिक प्रयास सिद्धांत अगर जो आपने पढ़ा होगा तो आप इस प्रश्न का उत्तर बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो न्यून आय वाले ऐसे राष्ट्र जो विकास कर पाने में असमर्थ हैं, उनकी आर्थिक दशा को आभास स्थैतिक साम्य के रूप में व्याख्यात किया था लेवेंस्टीन साहब ने, जो अपनी न्यूनतम क्रांतिक प्रयास थ्योरी दिया था। और न्यूनतम क्रांतिक प्रयास सिद्धांत में क्या कहा था कि जो अल्प विकसित देश हैं, उन देशों की प्रति व्यक्ति आय का स्तर जो है उनके जीवन निर्वाह के बराबर हो गया है। तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में इतना विनिवेश की जरूरत है कि इनकी प्रति व्यक्ति आय को बढ़ा करके इनके अंतर्गत निवेश की क्षमता को क्या किया जाए, विकसित किया जाए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, बिल्कुल ठीक है, कि मांग की पूरकता के विचार का प्रारंभ माना जा सकता है। मांग के पूरकता का विचार माना जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग सी बोल रहे हैं। एब्सोल्युटली ठीक है भैया, कि मांग की पूरकता के विचार का प्रारंभ जो माना जाता है वो से के बाजार के सिद्धांत से ही माना जाता है। क्योंकि जब आप इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो पहले आप साहब की थियरी को पढ़ते हैं। साहब क्या कहते हैं कि पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। पूर्ति अपनी मांग का सृजन करती है। पूर्ति अपनी मांग का सृजन जो है वो स्वयं करती है। तो इट मीन्स कि क्या होगा दोस्तों, अगर जो मांग होगा तो पूर्ति होगा। ठीक है, तो मांग पूर्ति अपनी मांग का सृजन क्या कर रही है, स्वयं कर रही है। तो जितने भी महानुभाव क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, कि अल्प विकसित राष्ट्रों में आर्थिक समृद्धि की समस्या आय उत्प्रेरक एवं आय अवसाधक शक्तियों की रस्साकसी के रूप में प्रदर्शित होती है। किस अर्थशास्त्री ने यह बात कही थी? बिल्कुल ठीक, आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिए। चलिए, सागर कुमार जी, राजकुमार प्रजापति जी, अरुधति देवी जी, वैभव जी, बिल्कुल ठीक है। सत्यम पाठक जी, सुनीता जी, अनीश पांडे जी, मंजुला शर्मा जी, रश्मि तिवारी जी, दीक्षा सिंह जी। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? अल्प विकसित राष्ट्रों में आर्थिक समृद्धि की समस्या आय उत्प्रेरक एवं आय अवसाधक शक्तियों की रस्साकसी के रूप में प्रदर्शित होती है। ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है सर? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कुछ सी कुछ भी, कुछ सी कुछ भी, बहुत सारी गलतियां आ रही हैं, बहुत सारी गलतियां आ रही हैं। थोड़ा आराम से करिए, इतने सारे लोग गलत कर रहे हैं, थोड़ा आराम से करिए। क्या उत्तर आ रहा है भाई? मैक्सिमम लोग सी बोल रहे हैं। सी के अलावा, सी के अलावा कोई और? सी के अलावा कोई और? बी बोल रहे हैं और कोई? हाँ, तो अब जाकर के जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि ये लेवेंस्टीन साहब की थियरी है, एब्सोल्युटली ठीक है। तो अल्प विकसित राष्ट्रों में आर्थिक समृद्धि की समस्या आय उत्प्रेरक एवं आय अवसाधक शक्तियों की रस्साकसी के रूप में प्रदर्शित होती है। ये लेवेंस्टीन साहब ने अपने न्यूनतम क्रांतिक प्रयास सिद्धांत में कहा था। और क्या कहा था ना कि अल्प विकसित देशों में लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय होती है वो बहुत कम होती है। इतनी होती है कि वो अपने जीवन निर्वाह के बराबर ही अपने प्रति व्यक्ति आय को रख पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनकी निवेश क्षमता कम होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए कि उस अर्थव्यवस्था में विनिवेश बढ़ाना चाहिए ताकि प्रति व्यक्ति आय को बढ़ा करके उत्पादन के स्तर में क्या किया जाए, वृद्धि किया जाए। अगला प्रश्न, जब अर्थव्यवस्था में अत्यधिक तीव्र गति से समृद्धि होती है तो उत्पादक सोचते हैं कि इसे और तेजी से बढ़ाना चाहिए। इसका विपरीत भी सत्य है। ये विचार किसने दिया था? इजी सी बात है, ये बात बहुत प्यारी सी है और बहुत अच्छी सी थियरी है ये। चलिए कमेंट करके बताइए भैया। बिल्कुल ठीक है, किसने ये बात स्वीकार किया था कि देखिए जब अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्तर बढ़ेगा, ठीक है, उत्पादन का स्तर अगर जो बढ़ेगा अर्थात क्या होगा, अर्थात पूर्ति है जो बढ़ेगा,
तो पूर्ति कब बढ़ेगा? जब मांग में वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो अगर जो मांग में वृद्धि हो रहा है तो ऐसी स्थिति में उत्पादन में वृद्धि होगा, अर्थात पूर्ति में वृद्धि होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये बात भी सही है कि अगर जो मांग में कमी आएगी तो उत्पादन में भी क्या होगा? कमी आएगी। ऑप्शन इजी सी बात है, अर्थात पूर्ति में भी कमी आएगी। तो क्या उत्तर होगा भाई? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि RF हेरड बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो जब अर्थव्यवस्था में अत्यधिक तीव्र गति से समृद्धि होती है तो उत्पादक सोचते हैं कि इसे और तेजी से बढ़ाना चाहिए, और इसका विपरीत भी सत्य है। यह विचार का प्रतिपादन जो किया गया था वो हेरड साहब के द्वारा किया गया था। अर्थात अगर जो मांग बढ़ेगी तो पूर्ति में भी वृद्धि होगी, अर्थात उत्पादन का भी स्तर बढ़ेगा। लेकिन मांग कम होगा तो पूर्ति भी कम होगी, अर्थात उत्पादन का भी स्तर कम होगा। ये हेरड साहब का कहना है। इजी सी बात थी। अगला प्रश्न की मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशनकर्ता कौन है? मानव विकास रिपोर्ट किसने प्रस्तुत किया भैया? इजी सी बात है, बिल्कुल ठीक है। किसने प्रस्तुत किया था? मानव विकास रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था? किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? कमेंट करके बताइए। अगर जो लिख पाए महबूब उल हक तो लिख दीजिएगा, UNDP लिख पाए तो लिख दीजिएगा। ठीक है, तो जितने भी महानुभाव सी बोल रहे हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक है। और ये 3 सूचकांकों पे आधारित है मानव विकास रिपोर्ट। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, शैक्षणिक उपलब्धि और जीवन निर्वाह का स्तर। तो ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि मुख्य उधारी दर उस ब्याज की दर को कहते हैं जिस पर, मुख्य उधारी दर क्या होता है सर बताइए? मुख्य उधारी दर क्या होता है? सभी लोगों से निवेदन है, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, आप लाइक और शेयर भी तो क्या करिए। क्लास आपकी है तो जिम्मेदारी भी आपकी बनती है कि आप लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है? बिल्कुल ठीक है कि मुख्य उधारी दर उस ब्याज की दर को बोलते हैं जिस पे। मुख्य उधारी दर क्या होता है भाई? बिल्कुल ठीक है, मुख्य उधारी दर क्या होता है बताइए? डी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं भाई कि मुख्य उधारी दर क्या होता है? कि मुख्य उधारी दर उस ब्याज की दर को कहते हैं जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपने सबसे विश्वसनीय ग्राहकों को क्या करता है? ऋण प्रदान करता है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो याद रखिएगा कि मुख्य उधारी दर उस ब्याज की दर को कहते हैं जिस पर व्यापारिक बैंक अपने सबसे विश्वसनीय ग्राहकों को ऋण प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि चयनात्मक साख नियंत्रण की विधि नहीं है? देखिए दोस्तों, आरबीआई के द्वारा क्या किया जाता है? आरबीआई के द्वारा साख पे नियंत्रण किया जाता है, और साख पे नियंत्रण 2 तरीके से किया जाता है, और एक प्रश्न यहाँ से जरूर बनते हैं। ठीक है, चलिए कमेंट करके बताइए भैया क्या उत्तर आ रहा है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने भी महानुभाव क्या बोल रहे हैं कि सर जी सी नगद आरक्षित अनुपात जो है ये चयनात्मक साख नियंत्रण की विधि नहीं है। ठीक है, ये परिणात्मक साख नियंत्रण की विधियां है दोस्तों। एक सेकेंड, क्या पूछ रहा है? चयनात्मक साख नियंत्रण की विधि नहीं है। तो चयनात्मक साख की विधि नहीं है, नगद आरक्षित अनुपात। चयनात्मक साख विधि में कौन कौन सा आता है? नैतिक दबाव आता है, मार्जिन आवश्यकताओं में परिवर्तन आता है, भेदात्मक ब्याज दर आता है, और जो परिणात्मक साख नियंत्रण होता है दोस्तों उसके अंतर्गत नगद आरक्षित अनुपात आता है, बैंक दर आता है, रिवर्स रेपो रेट आता है, रेपो रेट आता है, और ब्याज बैंक दर आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा कि 10वीं योजना में निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्राथमिकता किसको दी गई थी? 10वीं पंचवर्षीय योजना आ गई भाई। कब से कब तक चली थी 10वीं पंचवर्षीय योजना? याद है कि भूल गए? 2002 से लेकर के 2007 तक। ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक प्राथमिकता जो दिया गया था वो ऊर्जा क्षेत्र को विकसित करने के लिए दिया गया था। तो जितने भी महानुभाव क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं, सर्वाधिक डी बोल रहे हैं जितने लोग भी, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न, एमआरटीपी
एमआरटीपी अधिनियम को प्रतिस्थापित कर दिया गया। एमआरटीपी आया था दोस्तों, किस लिए आया था? एकाधिकार की समाप्ति के संदर्भ में आया था। चलिए कमेंट करके बताइए भैया एमआरटीपी। बिल्कुल ठीक है। और दोस्तों हमारी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे हो रही है। यहाँ पे इकोनॉमिक्स के आपके सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स दिए जा रहे हैं, आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर और करंट सारी चीजें दोस्तों प्रोवाइड कराना हमारी जिम्मेदारी है। बस आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे पढ़ते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, बिहार पीजीटी, यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चर सबका अलग अलग बैच है और अलग अलग बैच में आपके सिलेबस के अनुसार सारी चीजें पढ़ाई गई हैं। और कल दोस्तों झारखंड पीजीटी के जितने लोग भी एप्लीकेशन पे कॉन्सेप्ट की क्लास ज्वाइन किए हैं या जो लोग भी ज्वाइन करने वाले हैं, जो लोग भी एडमिशन लेने वाले हैं, कल दोस्तों आप लोग 10 बजे जरूर जुड़िएगा। अब हम लोग कल से दोस्तों प्रारंभ करेंगे सेशन और हम लोग एग्जाम के एक दिन पहले तक वहां पे उन सभी चीजों को पढ़ेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल आपके पैटर्न पे वहां पे सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। तो एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आपको फीस पेमेंट करना होगा और उसका स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा या एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, कुछ लोग सी बोल रहे हैं और कोई, तो जितने भी महानुभाव सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। कंपटीशन अधिनियम 2002 के द्वारा, तो एमआरटीपी अधिनियम को प्रतिस्थापित कर दिया गया कंपटीशन अधिनियम 2002 के द्वारा। बिल्कुल ठीक है। जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने एक कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना की जिससे कि निम्न क्षेत्रों में उत्पादकों की क्षतिपूर्ति की जा सके। बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है? बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है। भारत सरकार ने एक कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना की जिससे कि निम्न क्षेत्र में उत्पादकों की क्षतिपूर्ति की जा सके। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या उत्तर आ रहा है? बिल्कुल ठीक है दोस्तों देखिए, कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना की गई थी चाय और कॉफी के किसानों को सहूलियत देने के लिए कि इनकेस अगर जो आपकी कॉफी और चाय की फसल क्या होती है, खराब हो जाती है, तो सरकार आपको क्षतिपूर्ति देगा, कंपनसेशन सरकार आपको देगा। अर्थात आप क्या करिए कि चाय और कॉफी की खेती करते रहिए, क्योंकि हमारे देश में चाय और कॉफी जो है वो अत्यंत ही क्या है दोस्तों, महत्वपूर्ण है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, कि लोक सेवा समिति का गठन किया जाता है। लोक सेवा समिति का गठन किसके द्वारा किया जाता है? बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। लोक लेखा समिति में कितने टोटल सदस्य हैं दोस्तों? टोटल सदस्य जो हैं वो 22 हैं। ठीक है। जो इसमें 15 सदस्य हैं वो लोकसभा से हैं और 7 सदस्य जो हैं वो राज्यसभा से। ठीक है, राज्यसभा, और ये 15 जो हैं ये लोकसभा से। क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? संसद के द्वारा, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। संसद मतलब क्या होता है? संसद किससे मिलके बना होता है? एक होता है संसद, दूसरा होता है सांसद। ठीक है, तो ये जो सांसद होता है ये नेताजी लोग होते हैं, तो लोकसभा का चुनाव होता है। और संसद में क्या आता है? संसद में आपका आता है लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, कि भारत में प्रशिक्षित बेरोजगारी का सर्वाधिक प्रतिशत किस प्रदेश में है? चलिए इजी सी बात है भाई, ये तो सबको पता होगा। शिक्षित सबसे ज्यादा शिक्षितता कहाँ पे है? तो आप कहेंगे सर जी केरल में। तो सबसे ज्यादा लोग कहाँ पे शिक्षित हैं भारत में? केरल की साक्षरता दर सबसे ज्यादा अधिक है, ऑलमोस्ट 100% है। तो ऐसी स्थिति में बेरोजगारी भी साक्षरता बेरोजगारी भी यहाँ पे ज्यादा होगी। तो जाहिर सी बात है कि शिक्षित बेरोजगारी की सर्वाधिक संख्या जो होगी वो केरल में होगी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, कि भारत सरकार
सॉरी भारत की केंद्र सरकार के राजस्व घाटे को कम करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है? ठीक है, राजस्व घाटा क्या होता है? घाटा सरकार का क्या होता है कि सरकार को जो आय मिलती है वो कम होती है और सरकार का जो व्यय होता है वो ज्यादा होता है, यही तो ऐसी स्थिति में इस सरकार के आय और व्यय को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? इस आय और व्यय को बराबर करने के लिए सरकार करों में वृद्धि करती है, या सरकार आंतरिक ऋण लेती है या बाह्य ऋण लेती है, यही तो होता है ना। तो ऐसी स्थिति में देखिए ये क्या पूछ रहा है कि भारत की केंद्र सरकार के राजस्व घाटे को कम करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो नहीं किया जाता है दोस्तों, वो है विशेष आहरण अधिकार अर्थात एसडीआर का। एसडीआर का संबंध किससे है दोस्तों? आईएमएफ, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या देता है? अपने सदस्य देशों को उसके भुगतान असंतुलन की समस्या को दूर करने के लिए एसडीआर के रूप में वो सहायता प्रदान करता है। तो जितने भी महानुभाव क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न कि केल्डार हिक्स क्षतिपूर्ति मॉडल के अनुसार ऐसी आर्थिक नीति में परिवर्तन समाज कल्याण में वृद्धि करता है जिसमें, अब केल्डार हिक्स का क्षतिपूर्ति मॉडल आप पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो फिर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और जो लोग भी लाइक नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं लाइक कर रहे हैं भैया? जो लोग भी लाइक नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं लाइक कर रहे हैं? सभी लोगों से निवेदन है कि लाइक और शेयर कृपया करके किया करिए, है ना। क्लास आपकी है तो जिम्मेदारी भी आपकी बनती है कि आप लाइक और शेयर करें, ठीक है। तो क्या उत्तर आ रहा है सर? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं कि केल्डार हिक्स क्षतिपूर्ति मापदंड के अनुसार ऐसी आर्थिक नीति में परिवर्तन समाज कल्याण में वृद्धि करता है जिसमें सभी लाभार्थी क्षति उठाने वालों की क्षतिपूर्ति के पश्चात कुछ लाभ अपने पास रख सकते हैं। आपको याद आया कि नहीं आया? पेरेटो साहब याद आया कि नहीं आया? कल्याणकारी अर्थशास्त्र के अंतर्गत पेरेटो साहब की थियरी सबसे पहले पढ़ते हैं ना। तो पेरेटो साहब कहते हैं कि देखिए भैया, अगर जो हम ए का नुकसान करेंगे तभी बी को लाभ दे सकते हैं, लेकिन जब केल्डार और हिक्स आते हैं तो कहते हैं कि नहीं भैया, हम ए का नुकसान भी नहीं करेंगे, ए को जो नुकसान होगा उसकी क्षतिपूर्ति भी हम कर देंगे और बी जो होगा तो अपने लाभों में वृद्धि भी कर लेगा। अर्थात बी के लाभ में वृद्धि होने से ए के लाभ में कमी नहीं आएगी। तो जितने भी महानुभाव भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न कि अंतर्निहित राष्ट्रीय आय औसफितिक एक प्रकार के मूल्य सूचकांक का प्रतीक है जिसे बोलते हैं। अब इसके लिए कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी है, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? चीजें नहीं समझ में आएंगी। बता दीजिए भैया क्या उत्तर आ रहा है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। क्या बोल रहे हैं? ऑप्शन नंबर, बिल्कुल। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं कुछ लोग। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं कि अंतर्निहित राष्ट्रीय आय औसफितिक एक प्रकार के मूल्य सूचकांक का प्रतीक है जिसे हम क्या बोलते हैं? फीसर का सूचकांक बोलते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है। अगर जो आपने फीसर का सूचकांक पढ़ा होगा तो बहुत आराम से इस बात को जानते होंगे, ठीक है। तो अंतर्निहित राष्ट्रीय आय औसफितिक एक प्रकार के मूल्य सूचकांक का प्रतीक है जिसे हम लोग फीसर के सूचकांक के नाम से जानते हैं। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला कि भारत की व्यापार नीति में ऋणात्मक सूची उन वस्तुओं की सूची है जिनका, ऋणात्मक सूची किन वस्तुओं की सूची है भाई? बिल्कुल ठीक है। चलिए, सोनम कुमारी जी, मंजुला शर्मा जी, अदित सिंह जी, सुनीता जी, एफ कुमारी जी, एस एन मिश्रा जी, रश्मि कुमारी जी, आई एम जी, अरविंद जी, वैभव जी, सुमन शर्मा जी, तस्नीम जी, प्रभाकर जी, बबीता जी, दीक्षा सिंह जी, अनीश जी, चंद्रजीत जी, अभी जी, प्रदीप कुमार जी, प्रीति सिंह जी, अक्षय जी, नम्रता जायसवाल जी, अमरेश यादव जी, सभी लोग जी ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है सर?
सभी लोग डी बोल रहे हैं, जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं कि भारत की व्यापार नीति में ऋणात्मक सूची उन वस्तुओं की सूची है जिनका व्यापार या तो प्रतिबंधित है या निषेधित है या कैनलाइज्ड है, या अर्थात केवल विशिष्ट संस्थाओं के द्वारा आयात किया जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसी सी बात है, ध्यान में रखिएगा कि भारत की व्यापार नीति में ऋणात्मक सूची उन वस्तुओं की सूची है जिनका व्यापार या तो प्रतिबंधित है, जैसे किसका व्यापार प्रतिबंधित है, ड्रग्स का व्यापार हम लोग नहीं कर सकते हैं, ड्रग्स का व्यापार हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, या निषेधित है या कैनलाइज्ड है, अर्थात या कैनलाइज्ड का मतलब कि केवल विशिष्ट संस्थाओं के द्वारा आयात किया जा सके। अगला प्रश्न, अवमूल्यन के अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक प्रभाव का प्रदर्शन किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर है रे भाई, क्या उत्तर है रे। और दोस्तों सभी लोग को थैंक यू वेरी मच मेरी तरफ से। आप बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत मिस किया कल, बहुत सारे लोगों ने कॉल भी किया, बहुत सारे लोगों ने मैसेज भी किया, कुछ लोगों का रिप्लाई मैं कर पाया, जिन लोगों का नहीं कर पाया उनसे माफी चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैसेज पड़ा हुआ था और कॉल भी बहुत सारे लोगों का था, तो कुछ लोग को रिप्लाई किया, कुछ लोग को नहीं कर पाया, बट सबको दोस्तों थैंक यू वेरी मच और बहुत मजा आया, है ना। मैं आपसे बताऊं कि मतलब कुछ ऐसी चीजें हुई जो क्या थी, जो मैं सोच भी नहीं सकता था। जैसे ही क्या हुआ कि रात में 12 बजे, जैसा कि आपको पता ही था कि 14 तारीख को मेरा बर्थडे था, जिसको नहीं पता होगा वो पूरा मामला समझ लेगा, है ना, नहीं तो उसको पता नहीं होगा कि सर क्या बात कर रहे हैं। तो 14 तारीख को मेरा बर्थडे था, अर्थात कल मेरा बर्थडे था। तो जैसे ही 12 बजा, वैसे मेरा पता है फोन का नोटिफिकेशन जो था वो व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आने लगा, फेसबुक पे नोटिफिकेशन आ रहा है, टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन आ रहा है, ठीक है, लगातार उसमें कॉल कर रहे। तो मैं थोड़ी देर के लिए भूल भी गया था कि मेरा बर्थडे मतलब अब शुरू हो गया। तो मैंने कहा कि यार एट ए टाइम इतना सारा मैसेज कैसे आने लगा। तो मैं थोड़ी देर के लिए क्या हो गया, घबरा गया कि यार ये क्या हो गया, हमारे मोबाइल में कुछ हो गया क्या। तो वो तो फिर बाद में पता चला कि अच्छा ठीक है, मेरा बर्थडे का दिन जो है वो शुरू हो चुका है। तो सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, बहुत अच्छा लगा। और बस यही हम आपसे चाहेंगे कि आप खूब मेहनत करिए, खूब प्रयास करिए। जिंदगी में सफलता हासिल करना बहुत जरूरी है, नहीं तो इंसान क्या है, एक पशु के समान है ना। घर वाले ही क्या करेंगे, शोषण करेंगे, और उसके बाद आप क्या कहेंगे कि परिवार है, क्या किया जाए, परिवार में ऐसे रहना पड़ता है ना। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों मनुष्य है तो थोड़ा सा क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए, थोड़ा सा आपको क्या चाहिए, अपनी लाइफ अपने अनुसार जीनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, खूब मेहनत करना है, खूब प्रयास करना है, जिंदगी में कुछ हासिल करना है, ठीक है। ऐसे आए पृथ्वी पे ऐसे चले जाएंगे तो फिर मजा नहीं आएगा जीवन का, है ना। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन एवरीबॉडी। अब हम लोग फिर आगे बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि अवमूल्यन के अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक प्रभावों का प्रदर्शन किया जा सकता है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, जे वक्र संकल्पना के द्वारा, सभी लोग का उत्तर ठीक है। जे वक्र संकल्पना में क्या कहा गया था, कहा गया था कि देखिए भैया, जब कोई देश अवमूल्यन करता है ना, तो ऐसी स्थिति में अवमूल्यन से अल्पकाल में उस देश को क्या होती है, हानि होती है। अल्पकाल में उस देश को हानि होती है, लेकिन दीर्घ काल में क्या होता है, उस देश को लाभ होता है। मतलब प्रारंभ में अवमूल्यन करने से देश को क्या होता है, हानि होता है, लेकिन दीर्घकाल में उससे क्या होता है, लाभ मिलता है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि जितने लोग भी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न, ठीक है, अगला प्रश्न। चलिए भैया, किन साहब आ गए, ठीक है। चलिए किन साहब आ गए, बिल्कुल बिल्कुल। कि कीन्स के ब्याज सिद्धांत में तरलता जाल का क्या अर्थ है। तरलता जाल क्या बताता है भाई, ये तो आसान सी बात है, इजी सी बात है, कोई ऐसा है जो नहीं बता पाएगा, ठीक है। कोई है, कोई नहीं है, कोई हो ही नहीं सकता है, मुझे पता है। तरलता जाल
क्या बताता है दोस्तों, यही तो बताता है ना कि ब्याज की दर क्या होती है, एक निश्चित सीमा तक ही गिर सकती है, लेकिन उस सीमा से और नीचे जो होगी वो ब्याज की दर क्या होने वाली है, गिरने वाली नहीं है। ठीक है, अर्थात ब्याज की दर जो होगी वो ऋणात्मक होने वाली नहीं है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न, चलिए ये प्रश्न आ गया। कुछ लोग ढूंढेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता वाला प्रश्न है क्या सर। कुछ लोग पता है क्या ढूंढेंगे इसमें, कुछ लोग उद्योग को ढूंढेंगे कि ऑप्शन में उद्योग मिल जाए। चलिए बताइए कि नीचे आरेख में बाजार का संतुलन दर्शाया गया है। ठीक है, और यह निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री द्वारा प्रतिपादित है। ठीक है, चलिए भाई बताइए क्या उत्तर आ रहा है, क्या उत्तर आ रहा है सर। बिल्कुल ठीक है, नहीं ये नहीं होगा, ब्याज की दर में परिवर्तन होता है ऐसा थोड़ी है। ये में क्या दिया है, ये में दिया है कि ब्याज की दर में परिवर्तन का ना हो सकना, नहीं, ब्याज की दर में परिवर्तन होता है लेकिन एक सीमा तक ही होता है, उससे नीचे ब्याज की दर नहीं जा सकती। ये गलत हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ नहीं निकालना है ना। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, कुछ लोग ये बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। सामान्य संतुलन मॉडल पढ़े हैं, सामान्य संतुलन मॉडल पढ़े हैं, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े। सामान्य संतुलन मॉडल किसका है, वालरस साहब का है, जिसमें क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में जितनी भी कीमतें हैं सारी की सारी कीमतें जो है वो स्थिर पाई जाती हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। और ये बताते हैं कि अर्थव्यवस्था में जितने क्षेत्र हैं सभी में क्या पाए जाते हैं, पारस्परिक रूप से संबंध पाए जाते हैं, अर्थात मांग व पूर्ति की शक्तियां क्या होती हैं, क्रियाशील होती हैं। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, पैमाने के प्रतिफल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पैमाने का प्रतिफल नियम पढ़ा होगा तो जानते होंगे। सभी लोग थोड़ा सा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए सभी लोग, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। और देखिए दोस्तों, एक बात मैं बताना चाहूंगा कि किसी भी टीचर के पास कोई सुपर पावर नहीं होता है कि जब आप एग्जाम करीब आता है तो आप कहते हैं कि सर जी हमको कोई ऐसा ट्रिक बता दीजिए ना कि हम बहुत कम पढ़ के सिलेक्शन पा जाएं। तो टीचर के पास सुपर ट्रिक नहीं होता है और कहीं भी कोई सुपर ट्रिक होता नहीं है, हार्ड वर्क करने के बाद ही सुपर ट्रिक आता है ना। कुछ टॉपिक में आपको बता दूं जो बहुत महत्वपूर्ण है, अगर जो मैं बता भी दूंगा तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, है ना। तो ऐसी स्थिति में जब तक भरपूर प्रयास नहीं करेंगे, सारी चीजों को पढ़ेंगे नहीं, तब तक कोई सुपर ट्रिक नहीं है। अगर जो सुपर ट्रिक, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, अगर जो किसी भी टीचर के पास सुपर ट्रिक होता तो उसी टीचर के भाई बहन रिश्तेदार सब के सब IAS PCS बन जाते, है ना। किसी टीचर के पास सुपर ट्रिक होता है तो उसी के रिश्तेदार, उसके भाई, उसके बहन सब के सब क्या होते हैं, अधिकारी बन जाते। लेकिन देखिए टीचर का काम क्या है कि अपना बेस्ट देना। मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप मेहनत करेंगे तभी सफलता मिलेगी, मेहनत नहीं करेंगे तो आप ये सोच रहे हैं कि क्लास ज्वाइन कर लिए, एडमिशन ले लिए, अब एडमिशन ले लिए तो सर जी तो कुछ ना कुछ ऐसा कर ही देंगे सिलेक्शन मिल जाएगा। ऐसा नहीं है भैया, पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े नहीं होगा, है ना। पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। कंटेंट देना क्या है, हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन उस कंटेंट को पढ़ना, रिवाइज करना आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, तभी सफलता मिलेगी, अदरवाइज सफलता नहीं मिलेगी। चलिए क्या उत्तर आएगा भाई, बिल्कुल ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग कहते हैं सर से बात कर लें, कोई ट्रिक बता देंगे। कुछ लोग जो पूजा पाठ करने वाले होते हैं, जिस भी भगवान को मानते हैं, तो भगवान के सामने बैठ के 2-2 घंटे पूजा करने लगते हैं। अरे भाई
भगवान ने क्या कहा है कि कर्म ही पूजा है, कर्म आप नहीं करेंगे तो आपको फल नहीं मिलेगा। अगर जो भगवान की पूजा करने से क्या हो जाए, सफलता मिलने लगे, तो जितने भी पुजारी हैं, ठीक है, जितने भी धर्म के, मतलब जो कहा जाता है ना कि मंदिर, बड़े बड़े मंदिरों के जो पुजारी हो गए, जो भी, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 24 घंटे में 16-16 घंटे पूजा पाठ कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में तो उनके आसपास के लोग, उनके बच्चे सब क्या होने चाहिए, प्रधानमंत्री होने चाहिए, डीएम होने चाहिए, एसडीएम होने चाहिए। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं होता है भाई। ठीक है, धर्म अपनी जगह पे है, ये हमें क्या देता है, ये हमें हमें क्या देता है, हमें एक बल देता है। जब हम हर जगह से हार जाते हैं ना, तो लगता है कि यार चलो, हमारे ऊपर कोई अदृश्य शक्ति है जो हमारा साथ दे रहा है। हमें क्या मिलता है कि अपनी परिस्थितियों से लड़ने का क्या मिलता है दोस्तों, साहस मिलता है इन सारी चीजों से। तो ये सारी चीजें भी जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कर्म करेंगे ही नहीं और सोचेंगे कि भगवान सब कुछ दे देंगे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि पैमाने के प्रतिफल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। उत्तर नीचे दिए गए कुप्त से चुने। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने भी महानुभाव क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं कि इसकी व्याख्या केवल सजातीय उत्पादन फलनों द्वारा की जा सकती है। एब्सोल्युटली 100% ठीक है। साधन अनुपात स्थिर रहता है, ये भी सही है। और साधन अनुपात परिवर्तनशील होता है। नहीं, जब स्थिर होता है तो परिवर्तनशील कैसे होगा? यह एक दीर्घकालिक घटना है, बिल्कुल ठीक है। जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, 1, 2 और 4 बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है। अगला सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। और बिल्कुल ये बात मैं बार बार बोलता हूँ कि देखिए, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, भगवान में मतलब क्या होनी चाहिए, आपकी आस्था होनी चाहिए, है ना। क्योंकि हम जिंदगी के कभी कभी ऐसे पड़ाव पे आ जाते हैं ना, कि जहां हमको ऐसा लगता है कि यार ये पूरी दुनिया क्या है, भ्रांति है, मिथ्या है, कोई हमारा है नहीं। तो ऐसी स्थिति में जब आप भगवान के सामने बैठते हैं ना, तो उससे आपको साहस मिलता है ना। आपको बुरी परिस्थितियों से लड़ने का साहस मिलता है ना। और ये तो बहुत बड़ी बात हो गई यार कि इस पे कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। हम और आप क्या जानते, एक छोटा सा टुकड़ा है, इस पे टुकड़ा भी नहीं, एक छोटा सा कंकड़ समान है ना। तो हम और आप इस बात को तो कह ही नहीं सकते हैं कि भगवान के अस्तित्व के बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। तो मार्शल की अगर जो बात करें दोस्तों, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, आप क्या बोल रहे हैं कि आंशिक संतुलन की बात करते हैं मार्शल साहब, एब्सोल्युटली 100% ठीक है। फिशर साहब की बात करते हैं दोस्तों, तो समय अधिमान की बात करते हैं, एब्सोल्युटली ठीक है। सैमुअल्सन साहब जो है दोस्तों, ये व्यापार चक्र की बात बोलते हैं, एब्सोल्युटली 100% ठीक है। और जेवन साहब जो है वो सीमांत उपयोगिता की बात करते हैं। तो जितने लोग भी 3, 1, 2, 4 बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आशीष गोल्डन जी, बिल्कुल सहमत हो। अगला प्रश्न कि रोजगार के प्रारंभिक प्रत्यक्ष वृद्धि के प्रभाव स्वरूप कुल रोजगार में कई गुना वृद्धि होती है। ये संबंध प्रतिपादित किया गया, किसके द्वारा किया गया भाई? बिल्कुल ठीक है, ये तो इजी सी बात है, अभी तो किया गया था। कौन? कान नहीं है भाई, ये काहन साहब है, आरिफ कौन, इनका सही नाम यही है। कई कई कान दे देता है। ठीक है, तो देखिए आरिफ खान साहब ने किसकी बात की थी? इन्होंने किया था दोस्तों रोजगार गुणक की बात की थी। किसकी? रोजगार गुणक की बात इन्होंने कहा था। और रोजगार गुणक में क्या बताया था कि जब हम क्या करते हैं कि निवेश में वृद्धि करते हैं, तो निवेश की अपेक्षा राष्ट्रीय आय में कई गुना वृद्धि आती है, अर्थात उत्पादन का स्तर क्या होता है, कई गुना बढ़ जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो रोजगार के प्रारंभिक प्रत्यक्ष वृद्धि के प्रभाव स्वरूप कुल रोजगार में कई गुना वृद्धि आती है। तो एब्सोल्युटली ठीक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल भी सही होने वाला है। अगला प्रश्न, ओकुन नियम। ओकुन का नियम क्या बताता है भाई? याद आया कि अगर जो बेरोजगारी क्या होगी, 1% बढ़ेगी, बेरोजगारी इनका क्या कहना है कि अगर जो बेरोजगारी के स्तर में 1% की वृद्धि होगी, तो जो हमारी राष्ट्रीय आय होगी, जो हमारी क्या होगी, राष्ट्रीय आय होगी, वो कितने प्रतिशत कम होगी?
वो 2.5% कम हो जाएगी या 2% कम हो जाएगी, लेकिन सही उत्तर 2.5% ही होगा। ठीक है, कहीं कहीं 2% दिया है, लेकिन 2.5 इन्होंने अपने थियरी में बताया था। ठीक है, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं दोस्तों कि बेरोजगारी तथा वास्तविक आय में ऋणात्मक संबंध होता है, सभी लोग का उत्तर ठीक है। अर्थात अगर जो बेरोजगारी में 1% की वृद्धि होगी तो राष्ट्रीय आय में क्या होगा, राष्ट्रीय आय में 2.5% की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो जितने लोग भी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, अर्थव्यवस्था में बचत दर 21% वार्षिक तथा पूंजी उत्पाद अनुपात 2.1% है, तो अधिकतम आय वृद्धि की दर क्या होगी सर, बताइए। बिल्कुल ठीक है, जो लोग लाइक नहीं कर रहे हैं लाइक कर दीजिए भैया, है ना, थोड़ा लाइक शेयर कर दिया करिए। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। अर्थव्यवस्था में बचत दर 21% वार्षिक एवं पूंजी उत्पाद अनुपात 2.1% है, तो अधिकतम आय वृद्धि दर क्या होगी। बिल्कुल ठीक है, आय वृद्धि दर को किससे इंडिकेट करते हैं सर, आय वृद्धि दर जो होता है वो क्या होता है, सभी लोग बी बोल रहे हैं, S/G होता है। ठीक है, और बचत दर इसमें कितना दिया है, बचत दर कितना दिया है, बचत दर ये कितना दिया है 21, और S का मान कितना दे दिया है 21, और G का मान कितना दिया गया है, G का मान पूंजी उत्पाद अनुपात 2:1 दिया गया। तो कितना उत्तर आ रहा है भाई, 10.5%। ठीक है, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही बात है, बी वाले बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न कि एक अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन समग्र उपभोग फलन क्या करता है भैया, एक अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन समग्र उपभोग फलन क्या करता है। बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है भाई, ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ठीक है। आज सेशन बहुत तेजी से चल रहा है, इसलिए जितने भी बातूनी हैं वो शांत हैं, कुछ बातूनी ऐसे हैं जो फिर भी क्या कर रहे हैं, बात निकाल रहे हैं, है ना। ठीक, तेजी से चलते तेजी से चलते हैं। एक अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन समग्र उपभोग फलन क्या उत्तर आ रहा है भाई, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, और कोई, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, थोड़ा आराम से करिए, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, तो जितने भी लोग बी बोलेंगे सर सबका उत्तर ठीक होगा। ठीक है, एक अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन समग्र उपभोग फलन जो होता है आय और उपभोग के गैर अनुपातिक संबंध को बताता है। और अब दोस्तों इसके लिए एक सेकेंड रुकिए, ये क्या कह रहा है, एक सेकेंड रुक जाइए, एक सेकेंड, ये गैर अनुपातिक, गैर नहीं होगा ना भाई, ये गैर कैसे हो जाएगा, ये तो गलत हो गया, ये गैर नहीं होना चाहिए यहाँ पे। और कोई ऑप्शन में दिया है आय और उपभोग के 4 घातीय, आय और उपभोग में सुना तो आय और उपभोग के अनुपात दिया तो है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, बिल्कुल ठीक है। तो जो लोग भी ए बोल रहे हैं वो ठीक दे रहे हैं, बोल रहे हैं, ठीक है, गैर नहीं होगा, अनुपातिक संबंध होता है, ठीक है। तो एक अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन समग्र उपभोग फलन जो होता है वो आय और उपभोग में अनुपातिक संबंध को बताता है। एब्सोल्युटली ठीक है, तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है। समग्र उपभोग फलन हमें बताता है कि आय और उपभोग में अनुपातिक संबंध को, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, ठीक है भाई, हो गया गलती, सही भी हो गया, ठीक है, चलिए। कुल निवेश व्यय निश्चित हो तब किन्सियन दशा में बचत प्रवृत्ति में वृद्धि का परिणाम होगा। ये तो आसान सा प्रश्न है, सबको पता है कि नहीं पता है, सबको पता है कि नहीं। केन साहब क्या कहते हैं, कहते हैं कि देखिए भैया
आप अगर जो बचत को क्या करेंगे, कम करेंगे, सॉरी उल्टा हो गया, क्या कहते हैं, देखिए कहते हैं कि देखिए अगर जो आप बचत ज्यादा करेंगे, अगर जो अपने पास पैसा आप बचत ज्यादा करेंगे, तो ऐसी स्थिति में जो आपकी निवेश होगी वो कम हो जाएगी, और जब आपकी निवेश कम हो जाएगी तो आप उत्पादन भी कम करेंगे, और जब आप उत्पादन कम करेंगे सर, तो आपके आय में भी क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी, है कि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा कि कुल निवेश व्यय निश्चित हो तब किन्सियन दशाओं में बचत प्रवृत्ति में वृद्धि से क्या होगा कि बचत ज्यादा करेंगे तो निवेश कम होगा, निवेश कम करेंगे उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा आय कम प्राप्त होगा। जैसे कि जो लोग एडमिशन नहीं लेते हैं, सोचते हैं बचत कर लो 2000 रुपये, कौन एडमिशन देने का भाई, तो जब एडमिशन नहीं लेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आप खुद से नहीं पढ़ पाते, ठीक है। तो जब आप निवेश नहीं कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें आपकी छूट जाएंगी, है ना, और बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी तो उसका परिणाम देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं भगवान से प्रे करता हूँ कि अगर जो आप एडमिशन नहीं लेते हैं फिर भी आप क्या करिए, फिर भी आप सारी चीजों को पढ़ते रहिए और आपका सिलेक्शन जरूर हो, है ना। पर ये थोड़ा सा होता है कि आप एडमिशन ले लेते हैं तो एक सिस्टमेटिक वे में सारी चीजें मिल जाती है, और बहुत सारे ऐसे लोग होते भी हैं तो सारी चीजों को मैनेज करके सिलेक्शन प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। क्या उत्तर होगा भाई, सोलो के दीर्घकालीन विकास मॉडल में कौन सी मान्यता गलत है। तो गलत मान्यता कौन है भाई, गलत मान्यता ये है कि मूल्य तथा मजदूरी स्थिर है। मूल्य और मजदूरी को उन्होंने क्या किया है, स्थिर नहीं माना है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। बचतें जो होती हैं वो आय का फलन होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। बचत जो होती है वो आय का क्या होता है दोस्तों, फलन होता है। कई बार ये प्रश्न अलग से पूछा गया है, ठीक है। और बचत अनुपात जो होता है वो स्थिर होता है, उत्पादन फलन समरूप होता है, और श्रमिकों को रोजगार की प्राप्ति भी होती है। और बचत जो होता है वो आय का फलन होता है, अर्थात आपके आय के आधार पे जो आपके बचत होते हैं वो निर्धारित होते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए भाई, किसकी याद आ जानी चाहिए, असंतुलित विकास की बात कर रहा है। असंतुलित विकास सिद्धांत की बात कौन करता है भैया, हर्समैन साहब बोलते हैं। हर्समैन साहब क्या कहते हैं कि देखिए अर्थव्यवस्था में जितने भी क्षेत्र हैं सभी क्षेत्रों में आप समान रूप से निवेश नहीं करिए। अगर जो अर्थव्यवस्था में 4 क्षेत्र हैं, ए, बी, सी और डी, तो आप ये देखिए कि किस क्षेत्र में निवेश करके ज्यादा लाभ कमाया जा सकता है। अगर जो बी और सी में निवेश करके लाभ को ज्यादा कमाया जा सकता है तो बी और सी में आप निवेश करिए, और जब यहाँ से लाभ कमाइए तब जाकर के ए और डी में निवेश करिए, तब जाके आपकी अर्थव्यवस्था जो होगी वो सुचारू रूप से आगे बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि उन्होंने माना था कि अर्थव्यवस्था में जो भूमि होता है और जो श्रम सॉरी जो श्रम है, भूमि नहीं, जो श्रम है और जो पूंजी है वो स्थिर है, ठीक है। श्रम व पूंजी को इन्होंने क्या माना था, स्थिर माना था। तो ऐसी स्थिति में कहा था कि श्रम और पूंजी का प्रयोग क्या आप करिए कि बहुत ठीक तरीके से करिए। तो क्या उत्तर आ रहा है भाई, ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं बहुत सारे लोग। जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सबके लिए एक बार क्लैपिंग कर दीजिए, सबके लिए एक बार क्लैपिंग तो बनता है, एक बार क्लैपिंग तो बनता है सबके लिए, ठीक है। एक बार क्लैपिंग कर दीजिए। देखिए असंतुलित विकास सिद्धांत के अंतर्गत अलग अलग क्षेत्रों में विस्तार अलग अलग दरों पर विकसित होता है, बिल्कुल ठीक है। अलग अलग क्षेत्रों में विस्तार होता है, जिन क्षेत्र में ज्यादा लाभ की संभावना होती है वहां पे हम निवेश ज्यादा करते हैं तो वहां पे विस्तार अलग होता है, फिर बाद में चल के दूसरे में निवेश करते हैं तो वहां विस्तार अलग होता है, बात बिल्कुल ठीक है। यह आर्थिक क्षेत्रों की अंतःनिर्भरता के सार्थक उपयोग की अनुमति देता है, नहीं देता है, गलत है, 100% गलत है, ठीक है। गलत है, गलत है कि सही है, बताइए, गलत है कि सही है, गलत है कि सही है कि यह आर्थिक क्षेत्रों की अंतःनिर्भरता के सार्थक उपयोग की अनुमति देता है, बिल्कुल ठीक है। कितने लोग उत्तर चेंज कर रहे हैं,
कितने कर रहे हैं सी? कितने हैं जो सी कर रहे हैं? हाँ? सब सी आ गए। सब सी आ गए। एक लोग उत्तर ठीक दे रहे हैं। अफसाना सिद्दीकी जी, बिल्कुल सही। 100% बात आपकी सही है कि ये देखिए, असंतुलित विकास सिद्धांत के अंतर्गत जो हर्समैन साहब है ना दोस्तों, ये दरों की बात नहीं करते हैं, ठीक है। वो अलग अलग दर की बात नहीं करते, और जब वो दर की बात नहीं करते हैं दोस्तों, तो ये वाली जो बात हो जाएगी वो गलत हो जाएगी। अगर जो आप असंतुलित विकास के सिद्धांत देखेंगे तो वहां पे कहीं भी ऐसा वर्णित नहीं है कि असंतुलित विकास सिद्धांत के अंतर्गत अलग अलग क्षेत्रों में विकास अलग अलग दरों पर विकास होता है। अलग अलग दरों पे विकास नहीं होता है। क्या होता है कि एक क्षेत्र से लाभ का कुछ पहले उन क्षेत्रों में निवेश किया जाता है जिन क्षेत्रों में लाभ कमाने की संभावना ज्यादा होती है, फिर वहां से जो लाभ मिलता है 100% गलत है, ये बिल्कुल गलत है। यह आर्थिक क्षेत्रों की अंतर्निर्भरता के सार्थिक उपयोग को अनुमति देता है। अब कैसे देता है कि अगर जो बी और सी विकसित हो जाएंगे और यहाँ से लाभ कमा के ए और डी में जाएगा, तो ऐसी स्थिति में अंतर्निर्भरता की अनुमति जरूर देगा। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा। ये गलत है, लेकिन आर जो हो जाएगा वो बिल्कुल 100% सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न। चलिए भाई, बहुत अटपटा सा प्रश्न आ गया। अब जो लोग इकोनॉमिक्स के जानकार हैं वो तुरंत बता देंगे 1 सेकेंड में, अब जो नहीं जानकार है वो पढ़ता रहे। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? क्या पूछ रहा है कि हेरड मॉडल में GN, GA, CW क्रमशः प्राकृतिक, वास्तविक व वांछित आय वृद्धि दरें, तब निम्न दशाओं का अध्ययन कर लीजिए। और अध्ययन करके आपको क्या बताना है कि क्या GW इज इक्वल टू GA या GA इज इक्वल टू GN या GW इज इक्वल टू GN या GW और GA बराबर GN, और नीचे दिया है कि संतुलन समृद्धि संभव है। मतलब किस कंडीशन में संतुलन संभव है। तो स्वर्ण बिंदु की बात यही करते हैं कि अगर जो GA, GN और GW सभी आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, तो संतुलन की स्थिति प्राप्त की जा सकती है दोस्तों। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं कि केवल ये चौथा वाला सही है, सभी लोग का उत्तर ठीक है। देखिए कितना अटपटा सा प्रश्न है, लेकिन कितना आसान सा प्रश्न है, ठीक है। चलिए, मिजरी इंडेक्स क्या बताता है भाई? मिजरी इंडेक्स क्या बताता है, कमेंट करके बताइए। बिल्कुल ठीक है, मिजरी इंडेक्स क्या बताता है, बताइए भाई। मिजरी इंडेक्स किसने दिया था, याद आया? कौन? आर्थर ओकुन साहब। ओकुन साहब याद है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल इजी सी बात है यार, गलत क्यों करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर, कुछ लोग डी, कुछ लोग सी, कुछ लोग ए भी बोल रहे हैं। तो मिजरी इंडेक्स जो दिया गया था वो आर्थर ओकुन के द्वारा दिया गया था, और इन्होंने स्फीति दर और बेरोजगारी के दर के योग की बात किया था। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं दोस्तों, क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आर्थर ओकुन एब्सोल्युटली ठीक है, 1977। अगला, विकासशील देशों में अतिरिक्त श्रम उस अर्थ में मिलता है कि प्रत्येक श्रमिक सामान्य कार्य के घंटों की अपेक्षा कम कार्य करता है। ये विचार किस अर्थशास्त्री के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? चलिए भाई बता दीजिए। तो आप कहेंगे देखिए सर जी, यहाँ पे कार्य को घंटों में किसने विभाजित किया था? किसने कहा था कि कार्य जो होता है वो घंटे में काउंट किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको याद आ जाना चाहिए कि सर जी ए के सेन साहब ने, ठीक है।
तो देखिए, विकासशील देश में अतिरिक्त श्रम उस अर्थ में मिलता है कि प्रत्येक श्रमिक सामान्य कार्य के घंटों की अपेक्षा कम कार्य करता है। तो ये AK सेन साहब के द्वारा ये बात कही गई थी। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, ठीक है भाई, दिख रहा है आपको? चलिए बता दीजिए, हैरड-डोमर समृद्धि मॉडल में छुरीधार समस्या निहितार्थ स्थिर है। थोड़ा आराम से करिएगा दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर। और दोस्तों, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे इकोनॉमिक्स की हमारी दूसरी क्लास हो रही है। यहाँ पे आपको कंप्लीट इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। दोस्तों, मैं जिम्मेदारी और विश्वास से कर सकता हूँ कि अगर जो आप ईमानदारी से यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहेंगे, साथ ही साथ कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स दिए जा रहे हैं, नोट्स को पढ़ते रहिए, टेस्ट सीरीज लगाते रहिए, टेस्ट दिया जा रहा है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आउट करें, सारी चीजें वहाँ पे सिस्टमेटिक वे में आपको दी जा रही है। वहाँ पे इन सारी चीजों को देखते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से आपको कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, सारी अलग अलग बैचेस विद्यमान, मतलब सारी अलग अलग बैचेस जो है वो अवेलेबल हैं। और आप आप क्या कर सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपना कोर्स वहां से परचेज कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश TGT PGT, झारखंड TGT PGT, बिहार PGT, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट और भी बहुत सारी परीक्षाओं के वहां पे कोर्सेज अवेलेबल है। कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है? क्या उत्तर होगा भाई? सी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं सर। कि हैरड-डोमर समृद्धि मॉडल में छुरीधार समस्या निहितार्थ है स्थिर। स्थिरता की बात हो रही है, तो इसमें इन्होंने जनसंख्या समृद्धि दर को, बचत दर को और पूंजी उत्पाद अनुपात को स्थिर माना था। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं दोस्तों, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संतुलित विकास के सिद्धांत का समर्थक नहीं है? प्रश्न देखने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन गलतियां होती हैं, है ना? प्रश्न देखने में आसान लग रहा है, लेकिन गलतियां होती हैं। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करिए, ठीक है? चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर प्रभाकर कुमार जी, मीनू जी, तस्नीम खान जी, अरविंद प्रसाद जी, विवेक मिश्रा जी, अर्चू जी, मौसम कुमारी जी, राजन सिंह ललिता जी, प्रभा कुमारी जी, संगीता जी, सुनील जी, रश्मि तिवारी जी, शुभांगी मिश्रा जी, सभी लोग जितने भी लोग हैं, ठीक है, सबका नाम मैं ले रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि बहुत तेजी से नाम ऊपर जा रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है? बताइए इस प्रश्न का उत्तर, क्या उत्तर होगा भैया? तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, पाल स्ट्रीटन, सभी लोग का उत्तर ठीक है कि निम्नलिखित में से कौन संतुलित विकास सिद्धांत का समर्थक नहीं है। तो संतुलित विकास सिद्धांत की बात कौन करते हैं भैया? संतुलित विकास सिद्धांत की बात कौन करते हैं? रैगनर नर्स साहब। क्या बोलते हैं कि अर्थव्यवस्था में जितने भी क्षेत्र है, सभी क्षेत्र में आप समान रूप से निवेश करिए, ठीक है? उसमें इनका साथ देते हैं रोजेस्टीन रोड्रान साहब, लेवेंस्टीन साहब और रैगनर नर्स साहब, तो ये है यहाँ पे, ठीक है? पाल स्ट्रीटन जो है ये संतुलित विकास की बात नहीं करते, ठीक है? अगला, निम्नलिखित में से किन विकास सिद्धांतों में जनसंख्या की वृद्धि दर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है? बताइए। बिल्कुल ठीक है, चलिए, दीक्षा सिंह जी, उत्पल उज्जवल जी, उज्जवल मंडल जी, अफसाना सिद्दीकी जी, अंकिता जी, रश्मि कुमारी जी, बिल्कुल ठीक है, सोनी शर्मा जी, सत्यम पाठक जी। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग, उपरोक्त सभी, बहुत अच्छी बात है, सुंदर सी बात है, बिल्कुल ठीक बात है। जितने लोग भी ये बोल रहे हैं दोस्तों, सबका उत्तर क्या ठीक होगा, देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विकास सिद्धांत में जनसंख्या की वृद्धि दर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है? तो गरीबी का दुष्चक्र, गरीबी का दुष्चक्र। अच्छा, गरीबी के दुष्चक्र में ये बात कही गई है क्या? ये बात कही गई है क्या कि जनसंख्या का वृद्धि होना क्या है, अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है?
गरीबी के दुष्चक्र में जनसंख्या की बात कही गई है, कमेंट करके यस या नो में बताइए। कही गई है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, गलत कर रहे हैं। ये कहीं भी दोस्तों जनसंख्या की बात उस तरीके से नहीं करते। हाँ, बात होती है, बोलते हैं कि जनसंख्या वृद्धि होती है तो प्रति व्यक्ति जनसंख्या वृद्धि होने से समस्याएं क्रिएट होती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका अदा नहीं करता। ये बस सीधी सीधी गरीबी का दुष्चक्र में कहा गया है कि लोगों की आय जो होती है वो कम होती है, लोगों की आय जो होती है वो कम होती है। कम आय होती है तो वो कम बचत कर पाते हैं, कम बचत कर पाते हैं तो कम निवेश कर पाते हैं, कम निवेश करते हैं तो कम उत्पादन करते हैं, कम उत्पादन करते हैं तो आगे की चीजें आप जानते ही होंगे। तो ये बात तो भाई बिल्कुल गलत है गरीबी के दुष्चक्र। फिर ये जो हर्समैन की थियरी है असंतुलित समृद्धि दर, इसमें भी ये बात नहीं कही गई है, जनसंख्या की बात नहीं कही गई। हाँ, न्यूनतम क्रांतिक प्रयास सिद्धांत जो दिया गया था लेवेंस्टीन साहब के द्वारा, उसमें उन्होंने कहा था कि जब जनसंख्या में वृद्धि होती है तो प्रति व्यक्ति आय में क्या होती है, कमी आती है, और ये प्रति व्यक्ति आय में कमी होने के कारण ही निवेश की क्षमता कम हो जाती है। तो ये न्यूनतम क्रांतिक प्रयास सिद्धांत में कहा गया है और ये निम्न आय संतुलन पास की थ्योरी में भी कहा गया है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, 3 और 4 बोल रहे हैं सर, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक है। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला अगला बस इस प्रकार की गलतियों से बच जाइए, सिलेक्शन है आपके पास। तो ये गलती कर रहे हैं ना सभी लोग, एक स्वर में डी, एक स्वर में जो लोग डी, एक स्वर में जो लोग डी बोल रहे हैं, ठीक है, इस गलती से बच जाइए। आप काबिल हैं उसके कि आपको सफलता मिल जाएगी, ठीक है। थोड़ा दिमाग को कंसंट्रेट करके, थोड़ा धैर्य बना करके, चीजों को एनालाइज करके तब उत्तर देना है ना। बहुत सारे लोग करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में गए तो ढूंढते हैं कि प्रश्न आ जाए कि न्यूनतम प्रयास सिद्धांत किसने दिया था, तुरंत ही हम ऑप्शन में देख लेंगे कि लेवेंस्टीन ने दिया था, लेवेंस्टीन को क्लिक करके आगे बढ़ जाए। तो पूरे 100 क्वेश्चन या पूरे 125 क्वेश्चन या पूरे 150 प्रश्न इस तरीके से नहीं होंगे, उसमें 50-60 प्रश्न ऐसे भी होंगे जो आपको थोड़े से घुमाएंगे, जो आपको थोड़े से घुमाएंगे। तो जब घुमाएंगे तो अपने कॉन्फिडेंस को लो करेंगे तो आप वहीं क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। खत्म इन द सेंस कि आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, फिर आप कहेंगे कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, है ना। तो ऐसी स्थिति में एग्जामिनेशन हॉल में जब भी बैठिए, पेपर को हमारी सलाह रहती है, सबको सबका अलग अलग होता है अप्रोच, लेकिन हमारी सलाह होती है कि आप देखिए पेपर को कम से कम 3 बार में अटेम्प्ट करिए। एक बार जब पेपर आप लीजिए तो शुरू से स्टार्ट करके, और सपोज करिए कि 100 क्वेश्चन है तो पूरे 100 क्वेश्चन तक जाइए। इस 100 क्वेश्चन में से कम 40 क्वेश्चन ऐसा आपको मिल जाएगा जो आप पहली नजर में ही सही कर देंगे, वो आराम से सही हो जाएगा। और वो आपको सॉल्व करने में 10 मिनट आपको बहुत लगेगा तो 15 से 20 मिनट लगेगा। 15 से 20 मिनट में आप 40 क्वेश्चन बड़े आराम से अटेम्प्ट कर चुके होंगे। और बाकी के जो 60 क्वेश्चन बचते हैं दोस्तों, इसको थोड़ा गौर करिए, थोड़ा आराम से पढ़िए। फिर जब दूसरी बार आप इसको पढ़ेंगे ना तो इस 60 में से 30 क्वेश्चन भी आप सही कर चुके होंगे। और फिर जब तीसरी बार पढ़िए तब जाके इस 30 क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। तो पेपर को ऐसा नहीं है कि ए का उत्तर नहीं आ रहा है तो ए पहले करेंगे तभी बी को ए को पहला उत्तर करेंगे तभी दूसरे उत्तर पे जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे कोई बात नहीं, 11 में शुरुआत करिए, 12 में से शुरुआत करिए। शुरुआत वहां से करिए जहां से प्रश्न आपको आ रहे हैं, ठीक है। जितने भी प्रश्न आ रहे हैं उनको पहले कर लीजिए, उसके बाद दूसरे बार जाइए, तीसरे बार जाइए, फिर भी नहीं हो रहा है चौथे बार जाइए। एक क्वेश्चन पे लंबा रुकना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग एक क्वेश्चन पे रुक के और फिर पेन को ऐसे ऐसे लेके ऐसे 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 4 तरफ देखेंगे, 10 मिनट उनका चला जाएगा, ठीक है। पेन मुंह में डाल लेंगे और फिर थोड़ी देर आंख मूंद लेंगे, ऐसा नहीं करना है। ये आपके बॉडी को क्या कर देता है दोस्तों, आपकी ऊर्जा शक्ति को ये कम कर देता है, इस प्रकार की एक्टिविटी, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है ना।
अगला प्रश्न बताइए भाई, कि सोलो मॉडल में सतत समृद्धि संतुलन संभव है, कारण दिया गया है कि जनसंख्या वृद्धि दर मॉडल में अंतर निर्धारित चर है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने भी लोग क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं सर, जितने लोग भी ठीक बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं कि सोलो मॉडल में सतत समृद्धि संतुलन संभव है। बिल्कुल ठीक है, सततता की बात सोलो साहब बोलते हैं, एब्सोल्युटली 100% ठीक है। जनसंख्या वृद्धि दर मॉडल में अंतर निर्धारित चर है, नहीं ये गलत हो जाएगा। अब इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, इसके पीछे काफी गहराई है। अगर जो इकोनॉमिक्स को आप ठीक तरीके से समझ पा रहे होंगे तो इस प्रश्न को कर पाएंगे, नहीं समझ पा रहे या आपने शायद सोलो साहब के मॉडल को नहीं ठीक तरीके से पढ़ा है तो इस प्रश्न को नहीं कर पाएंगे। एक दो लाइन में मैं भी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसके पीछे लंबी चौड़ी क्या है, थियरी है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। और कभी भी देखिए, मुझे पता है कि आप लोगों का 2-4 सेकेंड 10 सेकेंड में एक्स्ट्रा ले लेता हूँ छोटी छोटी बात बताने में, लेकिन ये जो भी बातें मैं बताता हूँ ना, ये उतनी ही जरूरी है जितनी पढ़ाई करना जरूरी है, या पढ़ाई से भी थोड़ा सा ज्यादा जरूरी है ना। आप जब भी एग्जामिनेशन हॉल में बैठने जाइए दोस्तों, कभी भी दूसरे को देख के ये मत सोचिए कि ये तो बड़ा जीनियस है ना, और कभी भी अपने आप को ये मत महसूस करिए कि हमको सब आता है, या मतलब बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस में भी नहीं रहिए और बहुत ज्यादा दोस्तों ऐसा भी ना रहिए कि हमको तो कुछ आता ही नहीं। हौसले बुलंद रखिए और मेहनत कहिए कि अरे यार इतना जिंदगी में इकोनॉमिक्स पढ़ा गया है, 2-4 क्वेश्चन फंसेंगे उसको सोच समझ के कर लिया जाएगा, बाकी की तो प्रश्न हमको आ ही रहे होंगे। तो इस भाव से बैठिए, है ना। और बार बार बोलता हूँ कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो जो आपका बगल वाला होता है ना, वो आपको जीनियस लगता है, भले से वो 100 क्वेश्चन में 10 ही क्वेश्चन सही करे, लेकिन जब वो OMR सीट भरता है ना तो आपको लगता है बड़ा जीनियस है, उसका OMR सीट कितना अच्छा लग रहा है। तो वो भले से गधा होता है लेकिन आपको क्या कर देता है, आपके कॉन्फिडेंस को डाउन कर देता है। ठीक है, बहुत सारे तो जाते हैं वैसे ही भर देते हैं, कलर करके चले आते हैं। तो कभी भी दूसरे को देख के, और ये अक्सर होता है, ये मैंने देखा है, बहुत बार देखा है कि बगल वाले जो होते हैं वो हमेशा जीनियस लगते हैं। बहुत बोल रहा है तो भी लगता है यार बहुत जानता है तभी बोल रहा है, एकदम शांत है तो भी लगता है यार बड़ा गंभीर स्टूडेंट लग रहा है ना। तो दूसरे को नहीं देखता, अब आपको अपने आप को देखना है, ठीक है, अपने आप को देखना है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? कि विशेष आहरण अधिकार किसी देश के लेखों में IMF में केवल एक किताबी प्रविष्टि है। एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है। कि ये क्या होता है, ये बस दोस्तों क्या होता है कि ये मतलब क्या होता है, ये बस एक लेखा जोखा होता है, वास्तव में इसको हाथ में मुद्रा के रूप में आप नहीं ले सकते, ठीक है। ये केवल एक बही खाता प्रविष्टि होती है बस, और कुछ नहीं होता है। विशेष आहरण अधिकार को कागजी स्वर्ण भी कहा जाता है, बात तो ये भी ठीक है भैया, इसीलिए तो कहा जाता है कि ये बात एक बही खाता प्रविष्टि है, क्योंकि ये क्या होता है, केवल कागजों में होता है, कागज से बाहर नहीं होता है। तो जितने लोग भी बोल रहे हैं कि A और R दोनों सही है और R A की सही व्याख्या भी कर रहा है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, मैन एंड इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है भाई? मैन एंड इकोनॉमिक्स सबको पता है क्या? बताइए। और सभी लोग झारखंड से जितने लोग भी हैं, कल सुबह 10 बजे एप्लीकेशन पे जरूर जुड़िएगा। अब हम लोग दोस्तों कल से लेकर के आपके एग्जाम के एक दिन पहले तक वहां पे लगातार क्या करने वाले हैं कि एग्जाम ओरिएंटेड चीजों को देखने वाले हैं, झारखंड स्पेशल पढ़ने वाले हैं, करंट पढ़ने वाले हैं, इंडियन इकोनॉमी में बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। 2500 क्वेश्चनों की वहां पे प्रैक्टिस किया जाएगा, जो क्या होंगे आपके सिलेबस के, जो आपके पेपर के फॉर्मेट में क्वेश्चन होंगे। फिर दोस्तों वहां पे आपको कंप्लीट नोट्स मिलेगा, सारी चीजें दोस्तों आपको वहां पे मिल रही है। और अभी से भी आप चाहेंगे तो बड़े आराम से दोस्तों आप अपनी तैयारी कर सकते हैं।
इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं कि मैन एंड इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक जो है वो है मुंडेल साहब। ठीक है, आगे मूव करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन विश्व बैंक का अंग है। विश्व बैंक का अंग कौन सा है भाई? बिल्कुल ठीक है, विश्व बैंक का अंग। विश्व बैंक स्थापना 1945 किसके साथ? IMF के साथ। तो इसीलिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक को जुड़वा बहने बोला जाता है या जुड़वा संस्थाएं बोला जाता है ना? ठीक है, तो क्या उत्तर आ रहा है सर? बिल्कुल ठीक है। पर ये कार्य करना कब से शुरू किया? 1946 से, एक वर्ष बाद। बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं सर? बिल्कुल ठीक है, जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि इसमें अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम शामिल है और इसमें अंतरराष्ट्रीय विकास संगठन भी शामिल है दोस्तों। इसमें अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, अंतरराष्ट्रीय विकास संगठन, साथ ही साथ दोस्तों IBRD भी इसमें सम्मिलित है। बहुत सारी मतलब, और क्या दिया गया है? विश्व व्यापार संगठन नहीं भैया, कब आया? ये तो 95 में आया। विश्व व्यापार संगठन तो 95 में आया और ये अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष 1945 में। इसके साथ दोनों अलग अलग संस्था है। तीन सी। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, आगे कोई भी प्रश्न नहीं है, लेकिन कहीं भी जाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइए कि कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और दोस्तों लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपकी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास चल रही है। यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। मैं आपको जिम्मेदारी और विश्वास से कह रहा हूँ कि अगर जो आप ईमानदारी से इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ते रहेंगे, साथ ही साथ दोस्तों वहां पे कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स भी मैं दे रहा हूँ, वहां पे कंप्लीट नोट्स को भी आप पढ़ते रहिए। एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए, दूसरी तरफ से नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। तीसरी तरफ दोस्तों आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, टेस्ट दीजिए, अपना इवैल्यूएशन करिए, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सारी चीजें दोस्तों प्रोवाइड कराना हमारी जिम्मेदारी है। बस आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे पढ़ते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। जो हमारी क्लासेस चल रही हैं वो उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, बिहार पीजीटी की क्लास भी शुरू हो चुकी है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश वर्ग 1 की मुख्य परीक्षा, LT ग्रेड, GIC लेक्चरर, UGC नेट, उत्तराखंड लेक्चरर की अलग अलग क्लासेस चल रही हैं। आपके सिलेबस के अनुसार सारी क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, तो दोस्तों एडमिशन के लिए लाइफ टाइम की वैलिडिटी आपको दी जा रही है। मींस एक बार एडमिशन लेंगे तो हमेशा कंटेंट आपके पास रहेगा दोस्तों। मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश वर्ग की मुख्य परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर और UGC नेट की फीस 2500 रुपए है। उत्तर प्रदेश TGT PGT, झारखंड TGT PGT और साथ ही साथ दोस्तों उत्तराखंड लेक्चरर, इसके अतिरिक्त बिहार PGT और अन्य परीक्षाओं की फीस केवल और केवल 2000 रुपए। सिंपली एडमिशन लेने के लिए दोस्तों आपको गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से इस नंबर पे फीस पेमेंट करना होगा और उसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगी तो सेम नंबर नीचे भी आ रहा है, इसी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। मिलते हैं कल शाम को 7 बजे एक नए उत्साह, नए एनर्जी के साथ, और कल सुबह मिलते हैं दोस्तों झारखंड पीजीटी स्पेशल को लेकर के। सुबह 10 बजे जरूर ज्वाइन करिएगा एप्लीकेशन पे। कोई भी इंक्वायरी होगा नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, मैसेज कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, गुड नाइट।